हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीक़ों से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 में जो चैप्टर नंबर 2 है। क्लास 12 का फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 का। आज हम कौन सा डेरिवेशन करेंगे, जो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत जो द्विध्रुव है उसको घुमाने में किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे। आज वो उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए हम उसका डेरिवेशन देखेंगे क्या है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो इससे बाद आने वाले वीडियो है उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाएं। तो चलिए आज हम इसका क्या देखेंगे, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम और स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू की गणना भी करेंगे। तो चलिए, क्योंकि किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों तो बराबर ही होती है, वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो हम कार्य निकाल लेंगे तो हम स्थितिज ऊर्जा की भी गणना कर लेंगे। तो चलिए देखिए, एक समान विद्युत क्या बोला है यहाँ पर, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर क्या खींचे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र क्या ऐसा ही होता है। तो देखिए इस तरफ वैद्युत क्षेत्र हम इस तरह खींचते हैं और क्या खींचते हैं कि मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र ये भी है ना, क्योंकि कोई यहाँ पर कोई मान लेते हैं ये कोई क्या है, पदार्थ है, इसमें धारा बढ़ रही है, कोई चालक है इसमें धारा बढ़ रही है, इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इसमें भी क्या विद्युत इसको इस तरह दर्शाया जाता है, क्योंकि इसमें समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, क्या होता है, यह असमान विद्युत क्षेत्र होता है। तो असमान विद्युत क्षेत्र को हम डॉट डॉट से इस तरह क्रॉस गुणन से दर्शाते हैं, और जो समान विद्युत क्षेत्र होता है उसको इस तरह समान विद्युत क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, समान विद्युत क्षेत्र है, और ये क्या है, असमान विद्युत क्षेत्र है। तो समान और असमान में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसके क्या चलेंगे, आगे चलेंगे। तो अब देखिए, ये असमान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, यानी ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो वैद्युत द्विध्रुव के ये लंबाई क्या होती है हमारा, ये लंबाई को हम क्या मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं। ये हमारा क्या लंबाई है, 2L मान लिया। इस तरह क्या हो गया, हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। मान लीजिए प्रारंभिक कोण, किसी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा ना, तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। उसको घुमा रहे हैं तो कार्य कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव पहले हम क्या रखे हैं, ये वाला रखे हैं, जो डॉट डॉट है वो उसको क्या करे हैं, घुमाए हैं। क्या किए हैं, उसको घुमाए हैं। तो मान लीजिए ये कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये किसने θ1 कोण पर रखा है। मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होगा, मान लीजिए इस तरह कोई वैद्युत द्विध्रुव हम क्या कर दिए, रख दिए, यानी ये किसी कोण पर भी रखे होंगे ना, क्या किस कोण पर रखे होंगे। तो मान लीजिए प्रारंभिक कोण क्या है, θ1 मान लिए हैं। उसके बाद जब इसको घुमाए हैं, किस तरह घुमाए हैं, किस दिशा में, और डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन इस दिशा में एक है और इस दिशा में एक है, यानी इसको पकड़कर इस तरह घुमाए हैं, यानी -q यहाँ पर आ गया और +q यहाँ पर चल गया है, यानी इस तरह घुमा दिए हैं। तो ये -q यहाँ पर, +q यहाँ पर और -q यहाँ पर, यानी जो -q यहाँ पर आया, यानी थीटा, ये θ1 पहले था और उसके बाद क्या हो गया, θ2 कोण बन गया। यानी देखिए θ1 प्रारंभिक कोण यानी कम है, और जो जब घुमाए हैं इसको, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया है थीटा, यानी θ2 इसको मान लिया है। इस तरह वैद्युत द्विध्रुव को घुमाए, प्रारंभिक कोण θ1 है और बाद वाला कोण क्या है, θ2 है। और वैद्युत द्विध्रुव तो आप समझ ही गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, क्योंकि इसमें दो आवेश होता है और दोनों आवेश विपरीत होता है। यदि वो दोनों आवेश सेम होगा तो उसको वैद्युत द्विध्रुव नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको अलग कुछ नाम रहेगा। यदि दोनों पर आवेश सेम हो, अगर दोनों आवेश अगर विपरीत होगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यदि आपका यह विस्तार से देखना है इसको कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कैसे, क्या इसका सूत्र होता है और क्या क्या इसमें होता है, तो अगर इसको विस्तार से देखना है तो चैप्टर 1 में वैद्युत द्विध्रुव के पूरा डिटेल में बताया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं आसानी से। और जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इससे पहले जो भी डेरिवेशन है हम सभी डेरिवेशन को कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा क्या हो गया, इसको
यही हमारा क्या है, इस तरह हम फिगर बना लेंगे कि एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या है, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र खींच लिए हैं, ओके हो गया। और वैद्युत द्विध्रुव को घुमाए हैं, मान लीजिए पहले वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं और इसको घुमाए हैं तो क्या हो गया, यहाँ पर थीटा कोण बन गया है। पहला θ1 था, उसके बाद θ2 कोण बन गया है। उसके बाद घुमाने में किया गया कार्य, इसी पर हमें क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है और स्थित ऊर्जा कैपिटल यू की गणना करना है। तो चलिए हम यहाँ से अब इसका मानक लिखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हैं तो मानक लिखना हमें आवश्यक है। माना कि क्या होता है, देखिए माना कि जो फिगर में दिया होता है वही होता है, माना कि कुछ अलग से नहीं लिखा जाता है, माना कि जो फिगर में उसी को देखकर हम लिख लेते हैं। तो देखिए माना कि कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कि क्या मानेंगे, माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या मानेंगे, कैपिटल ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है। क्या रखा गया है, कोई वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है और इसको घुमाने में θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W की गणना करना है। बस छोटा सा हम लिखेंगे, जितना छोटा बन जाए उतना बना दीजिएगा, लेकिन जो फिगर में दिया है उन सभी को प्रदर्शित करना आवश्यक है। तो प्रदर्शित कर दिया ना कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए में एक वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है। क्या रखा गया है, पहले से ये रखा गया है, तो इसको θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य W की गणना करना है। इतना तो समझ में आ गया होगा माना कि। चलिए इसी बात को हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, ये तो मौखिक था। और देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना कि एक समान क्या लिख लेंगे, माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ए, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ए में एक वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है। क्या, θ1 कोण पर रखा गया है। इस तरह हम क्या लिख लेंगे कि θ1 कोण पर कोई वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है और इसे θ1 कोण पर रखा गया है और θ2 कोण पर घुमाने पर और वैद्युत द्विध्रुव को लिख लेंगे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, वैद्युत द्विध्रुव को किस पर घुमाने में, θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। क्या लिख लेंगे, किया गया कार्य W, कैपिटल W एवं स्थितिज ऊर्जा लिख लेंगे, वो भी सेम ही होता है, एवं स्थितिज क्या लिख लेंगे, स्थितिज ऊर्जा कैपिटल U की गणना क्या करना है, गणना करना है। इस तरह हम लिख लेंगे आसानी से, गणना करना है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, क्योंकि माना कि हम भी से लिखे हैं, माना कि क्या लिखे हैं, जो फिगर में दिया है सब वही लिखे हैं, कोई भी अलग से अपनी बात नहीं लिखे हैं। देखिए माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ए में कोई वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है, एक वैद्युत द्विध्रुव θ1 कोण पर रखा गया है और इसे घुमाने में और वैद्युत द्विध्रुव को θ2 कोण पर घुमाने में किया गया कार्य और W एवं स्थितिज ऊर्जा U की गणना करना है। बस इतना तो आप आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको भी नहीं होगी। तो हमारे लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हम फिगर दिया है हम फिगर देखकर हम लिख लेंगे। फिगर आपको पेपर में याद करना पड़ेगा, फिगर समझ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो गया, क्योंकि जो हेडिंग है उस हेडिंग के मुताबिक ही हमें फिगर बनाना है। फिगर बनाए हैं, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लिया है, ओके हो गया है। और वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव बना लिया है, तो घुमाने में यानी प्रारंभिक θ1 कोण पर और घुमा दिया है तो θ2 कोण बन गया है, यानी θ2 कोण बना है यानी विस्थापित हुआ है ना, तो घुमाने में किया गया कार्य की गणना करना है, बस यही तो करना है। तो चलिए हम यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ से हो गया ना। और चलिए इसके आगे आप चलेंगे तो अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन करने से पहले उसका क्या लिखेंगे, किसी सूत्र की सहायता लेंगे, क्योंकि डेरिवेशन अभी बताया कि क्या कि जब किसी भी जो फिजिक्स या केमिस्ट्री हो उसमें डेरिवेशन किया जाता है तो किसी सूत्र की आवश्यकता होती है, किसी सूत्र का सहायता लिया जाता है तब उसका आगे डेरिवेशन को किया जाता है। तो चलिए हम भी इसमें किसी सूत्र की आवश्यकता होगी तो किसी सूत्र का पालन करेंगे। तो चलिए उस कौन सा सूत्र होगा, तो देखिए कार्य की गणना करनी है ना, तो हम कार्य का सूत्र पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, कार्य का सूत्र W बराबर क्या होता है, F इंटू डी, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो बल गुणे विस्थापन, इसको क्या लिख लेंगे हम,
कि क्या ये हम जानते हैं, इसको लिख लेंगे ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या होता है, हमें W बराबर F इंटू डी, हमें पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, F इंटू डी होता है। तो हम इस तरह F इंटू डी लिख लिया। और देखिए F इंटू डी क्या है, F इंटू डी मान लीजिए कोई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई वाहन है, क्या है, यहाँ पर कोई वाहन है और यह वाहन, इसमें कोई फ्यूल नहीं है, मान लीजिए इसमें पंचर है, ये क्या है, वाहन पंचर है, इसमें कोई फ्यूल भी नहीं है। तो ये इसको विस्थापित करने के लिए यहाँ पर मान लीजिए ये विस्थापित यहाँ पर हो गया, तो ये कैसे हो गया, ना इसमें फ्यूल है ना क्या है इसमें, इसको में न इसमें यह पंचर है, तो इसको धक्का दिया गया है। इसको जब धक्का दिया गया है तो यानी F बल लगा है और d दूरी पर क्या हो गया है, ये विस्थापित हो गया है। यानी यह पंचर है और पंचर की मशीन यहाँ है, पंचर का जो दुकान है, यह दुकान यहाँ पर है। तो दुकान पर ले जाने के लिए इसको ढकेलना कर ले जाना पड़ेगा ना। तो मान लीजिए इसको ढकेल कर यहाँ पर ले गए, इसमें कुछ बल लगा होगा, कुछ बल लगा होगा तभी तो कार्य हुआ है। यानी बल के दिशा में ही विस्थापन क्या कहता है, हमें कार्य कहलाता है। तो जब कुछ बल लगाए हैं तो ये विस्थापित होकर क्या चल गया है, पंचर की दुकान पर चला गया। तो पंचर की यहाँ पर दुकान पर चला गया जब, तो ये डी दूरी पर विस्थापित किया गया ना, तो डी दूरी पर विस्थापित किया गया यानी डी, और बल लगाया गया F, तो ये क्या हो गया, F हो गया। मान लीजिए इस दीवार को हम बल लगाएंगे तो दीवार जब उधर नहीं जाएगा तो हमारा बल कोई भी हम कार्य नहीं किए हैं, तो क्या हो गया, हम कोई भी कार्य नहीं किए हैं, वहां पर हम दीवार पर कोई भी कार्य नहीं किए हैं। कार्य उसी समय होगा जब हम उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, क्योंकि कार्य क्या होता है, F इंटू डी होता है। इस तरह हम किसी वस्तु को समतल में धक्का लगाते हैं तब हमें सूत्र क्या होता है, F इंटू डी प्राप्त होता है। और मान लीजिए ये कोई क्या है, इस तरह तो ये आप समझ गए हैं इस सूत्र का मतलब, यानी इस सूत्र किसका है, कोई वस्तु को समतल में जब धक्का लगाते हैं तो वो हमारा क्या होता है, F इंटू डी होता है। और मान लीजिए कोई हम यहाँ पर मान लीजिए ये दो किले है और यहाँ पर क्या है, एक किवाड़ मान रहे हैं, क्या है, एक किवाड़ी है, इस तरह क्या है, ये दो क्या है, दो जो होता है किवाड़ का जो ऊपर नीचे होता है ना, तभी ना खुलती है किवाड़ यानी फाटक तभी तो खुलता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई खोलने वाला है, क्या है, यहाँ पर खोलने वाला है, इसको पकड़कर इस तरह खोला जाता है। यानी देखिए ये तो विस्थापित तो नहीं हो रही है, क्या हो रही है, ये विस्थापित नहीं हो रही, बस इसको कोण में परिवर्तन हो रहा है। यानी यहाँ पर क्या है, कील है, दोनों स्थान पर क्या है, यहाँ पर भी एक जो खोलने वाला होता है, जो फाटक का खोलने वाला होता है वो यहाँ पर भी एक है और नीचे भी एक है। यानी ये इसको इधर खोल रहे हैं, जब इसको मान लीजिए घर में प्रवेश करना है तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये विस्थापित तो नहीं हो रही है, क्या हो रही है, ये कोण पर विस्थापित हो रही है, क्या हो रही है, कोण पर विस्थापित हो रही है। यानी इसका विस्थापन तो थीटा है, क्या है, इसका विस्थापन थीटा है। यानी प्रारंभिक इतना था और जब इसको इधर खोलेंगे तो ये कुछ तो कोण बनेगा, इधर खोल देंगे इसको तो कुछ कोण यहाँ पर बन जाएगा। ये प्रारंभिक कोण मान लीजिए यहाँ पर है, प्रारंभिक कोण ये इस पर है ना, अब इसको खोलेंगे तो ये जो किवाड़ हो गया और ये जो समतल है उसके बीच कुछ कोण बनेगा। यानी ये कोण पर विस्थापित होगा, क्या विस्थापित होगा, कोण पर विस्थापित होगा। इसमें दूरी नहीं होगा, क्या होगा, थीटा होगा। यानी जब उसमें कार्य कब होगा, जब इसमें विस्थापन करेंगे तो यहाँ पर थीटा होगा। यानी इसमें विस्थापन थीटा हो रहा है और कार्य तो F ही लग रहा है। क्या कार्य क्या लग रहा है इसमें, जब किसी फाटक को खोलते हैं तो उसमें क्या लगता है, टाउ लगता है, बल आघूर्ण लगता है। उसमें क्या F नहीं लगता है, बल आघूर्ण लगता है। यानी F के स्थान पर क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है और जो थीटा है उसको थीटा कोण पर विस्थापित हो रहा है। यानी विस्थापन F D क्या है, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। यानी इसको थीटा कोण पर ही ना विस्थापित कर रहे हैं, ये ना कि इसको ढकेल कर आगे नहीं तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको थीटा कोण पर विस्थापित कर रहे हैं। यानी जब थीटा विस्थापन क्या हो गया, इसमें थीटा हो गया और जो बल लगाए वो टाउ लगेगा, बल आघूर्ण लगता है। थीटा के साथ क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है, इसमें ये बल F नहीं लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F के स्थान पर टाउ लिख सकते हैं। समझ गए होंगे टाउ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये थीटा कोण पर विस्थापित है। तो जब थीटा कोण पर कोई वस्तु विस्थापित होता है तो विस्थापन तो थीटा होता ही होता है और बल क्या हो जाता है, बल आघूर्ण होता है। तो बल आघूर्ण हम लिख लेंगे तो अभी हमें कार्य प्राप्त होगा। यानी इस पर बल आघूर्ण लगेगा और थीटा कोण पर जब ये विस्थापित होगा तब हम कहेंगे कि किवाड़ पे फाटक को खोलने में आप कार्य किए हैं। मान लीजिए आप फाटक खोल रहे हैं, फाटक खुल ही नहीं रहा है, किसी भी कोण पर विस्थापित नहीं हो रहा है और आप थक गए हैं, तो बोलेंगे कि हम कार्य कर दिए। तो आप कार्य फिजिक्स के हिसाब से आप कार्य नहीं किए हैं। कार्य तभी होगा जब वो जो फाटक है वो फाटक अगर थीटा कोण पर विस्थापित हो जाए तो अभी आप कार्य किए हैं, अर्थात आप कार्य नहीं किए हैं। इस तरह तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर डी के स्थान पर थीटा क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोण क्या है, थीटा के स्थान पर विस्थापित हो रहा है। यानी
डी के स्थान पर क्या लिख लेंगे, और टाउ के स्थान पर अभी बताए एफ के स्थान पर बॉल क्या लगता है, उसमें बॉल आघूर्ण लगता है, ना कि एफ लगता है। क्या लगता है, बॉल आघूर्ण। तो बॉल आघूर्ण को किस दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। इनटू क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है, जब किस वस्तु को समतल में धकेला जाता है, जैसे कार वाला बस समझा देते, कार वाला हो गया था। अब क्या है, इसमें थीटा कोण पर विस्थापित होगा, इसमें यह थीटा कोण पर ही ना विस्थापित होगा, इसमें क्या मान लेंगे, यह थीटा कोण पर विस्थापित होगा। इस तरह आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर टाउ क्यों होगा, यहाँ पर थीटा क्यों होगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, टाउ इंटू थीटा हो गया। तब देखिए यहाँ पर प्रारंभिक कार्य मान लीजिए कुछ नहीं था ना, तो प्रारंभिक कार्य यानी हमें संपूर्ण कार्य निकालना है। तो संपूर्ण कार्य निकालने के लिए इसको अल्पतम, यहाँ कार्य हमारा क्या है, अल्पतम मान लेते हैं इसको। अल्प कार्य क्या है हमारा, अल्पतम हो जाएगा। अल्पतम कार्य के लिए थीटा भी अल्पतम हो जाएगी। यानी जब प्रारंभिक कार्य था तो प्रारंभिक कार्य क्या मान लिया, डी डब्ल्यू मान लिया, तो प्रारंभिक थीटा भी होगी ना, प्रारंभिक थीटा भी डी थीटा मान लेंगे। अगर कार्य में परिवर्तन होगा तभी हमारा क्या होगा, थीटा में परिवर्तन होगा। कार्य अगर अधिक करेंगे तो थीटा में अधिक परिवर्तन होगा, कार्य कम करेंगे तो थीटा में अधिक परिवर्तन होगा। मान लीजिए फाटक है, फाटक को ज्यादा ढकेलना है तो ज्यादा ढकेलेंगे तो ज्यादा कोण बनेगा, यानी ज्यादा कार्य करेंगे तो ज्यादा थीटा में विस्थापन होगा, और कम कार्य करेंगे तो कम थीटा में विस्थापन होगा। तो इस तरह डी थीटा भी हमें हो जाएगा, यानी थीटा में भी परिवर्तन होगा। अगर कार्य में परिवर्तन हो रहा है तो थीटा में भी हमें परिवर्तन देखा जाएगा। इस तरह हम आसानी से इसको समझ सकते हैं कि जब कार्य में परिवर्तन होगा तो हमें थीटा में भी परिवर्तन देखा जाएगा। अब देखिए इसको टाउ बराबर एक सूत्र पढ़े हैं, इससे पहले अगर डेरिवेशन को आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे कि बल आघूर्ण की एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए बल आघूर्ण का क्या सूत्र निकाले थे, वहां पर बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या था, पी साइन थीटा। इस सूत्र का हम निगमन कर चुके हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि क्या टाउ बराबर पी साइन थीटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण, टाउ बराबर ये इसी सूत्र को हम सिद्ध किया। तो टाउ का मान यहाँ पर हम पुट कर देंगे, इसी सूत्र का यहाँ पर पालन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा ना, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और देखिए ये क्या है, अल्पतम कार्य के लिए अल्पतम थीटा में परिवर्तन है, यानी हमें संपूर्ण कार्य निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक जब विस्थापित किए हैं तो इसको संपूर्ण कार्य ना होगा, कार्य तो अधिक कर रहे हैं, तो यानी संपूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी कार्य को अगर अल्पतम है उसको संपूर्ण बनाने के लिए उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो लिखेंगे संपूर्ण कार्य के लिए क्या लिख लेंगे, संपूर्ण कार्य के लिए। तो संपूर्ण कार्य के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन ये कौन सा समाकलन होगा, निश्चित समाकलन होगा। डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, पीई को तो बाहर निकालेंगे, पीई अचर है तो पी बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर निश्चित समाकलन है तो यहाँ पर कुछ अपर लिमिट में रखना पड़ेगा और लोअर लिमिट में। तो मान लीजिए लोअर यानी जब कार्य 0 है तो थीटा क्या है, थीटा 1 माने। जब यहाँ पर कार्य कुछ नहीं हुआ था तो थीटा 1 पर रखा गया था, जो वैद्युत द्विध्रुव था थीटा 1 पर रखा गया था, यानी इसमें कार्य कुछ नहीं हुआ था। यानी जब कार्य 0 है तो थीटा क्या है, थीटा 1 कोण है। और जब कार्य W हो गया यानी कुछ कार्य किए हैं तभी तो यहाँ पर थीटा कोण बन गया है। तो कहाँ हो गया था, कार्य W हो गया था, तब थीटा क्या हो गया हमारा, थीटा 2 बन गया। जब कार्य किए हैं तो थीटा 2 बन गया, और जब कार्य नहीं किए थे, कार्य जब 0 था तो हमारा कोण क्या था, थीटा 1 था। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए इसको अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब समाकलन जब भी करते हैं तो इस तरह केवल समाकलन का चिन्ह डी डब्ल्यू दिया हो, या समाकलन डी एक्स दिया हो, या समाकलन डी वाई दिया हो, या समाकलन क्या दिया हो, डी क्या दिया हो, डी टी दिया हो। तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका सीधे डब्ल्यू लिख लेंगे, इसका एक्स लिख लेंगे, इसका वाई लिख देंगे, इसका क्या लिख लेंगे, टी लिख देंगे। यानी इसके टी के सापेक्ष यदि कोई न दिया हो, किसका समाकलन कर रहे हैं, यानी मान लीजिए टी के सापेक्ष टी का समाकलन दे दिया हो, तो इस तरह तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि टी में टी के सापेक्ष टी का समाकलन क्या होता है, जो इसके घात होता है उसमें एक ऐड करके उसी घात से हम डिवाइड कर देते हैं। यानी ये इसके घात में 1 है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 2/2 ये हमारा समाकलन हो जाता है। यानी इसमें कोई उसके सापेक्ष न दिया हो तो इस तरह हम उसका जो मान यहाँ पर दिया है उसी को हम लिख देते हैं। इस तरह तो समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, W, और इसको क्या लिख लेंगे, यहाँ पर अपर में 0, अपर में W हो जाएगा, लोअर में 0 हो जाएगा। उच्चतम सीमा इसको बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। और देखिए थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन तो आपको याद होना चाहिए। ये तो
छोटा समाकलन है, अगर ये 12 में है तो आपको समाकलन का सूत्र याद करना पड़ेगा, क्योंकि समाकलन जब मैथ पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 7 में अगर जाएंगे तो 7 में आपका समाकलन संपूर्ण समाकलन ही उपयोग होगा, 7, 8 और 9 तक, 7, 8 और अभ्यास 7 से लेकर अभ्यास 9 तक आपको समाकलन ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह आप क्या हो जाएगा, इसका समाकलन थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा। अपर में क्या दर्शाएंगे, थीटा 2 दर्शाएंगे और लोअर में थीटा 1 दर्शाएंगे। और देखिए इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। देखिए इसमें W के स्थान पर एक हल W भरेंगे और एक बार क्या भरेंगे, 0 भरेंगे। तो मान लीजिए W के स्थान पर क्या भरेंगे, W एक हल भर दिए और एक हल 0 भरेंगे, तो यानी माइनस लगाएंगे ना, क्योंकि ये अपर था तो अपर में से लोअर घटाते हैं, तो अपर W में से W के स्थान पर एक बार W भर दिए और W का स्थान क्या भर दिए, एक 0 भर दिए। तो इस तरह हो गया ना, W माइनस 0 हो गया। अब क्या हो जाएगा, PE माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो माइनस PE हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब देखिए कोष्टक थीटा बचा, कॉस थीटा केवल बचा ना, यानी कॉस थीटा के स्थान पर एक बार लोअर रखेंगे, लोअर में जो उच्चतम सीमा है जो उसको रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, निम्न सीमा जो है उसको रखेंगे। यानी उच्च सीमा का है थीटा 2 है, क्या रख लेंगे, कॉस थीटा 2 रख लेंगे और लोअर को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी जो निम्नतम सीमा है उसको घटा देंगे, माइनस कॉस थीटा। अब क्या भरेंगे, थीटा 1 भरेंगे, यानी थीटा के स्थान पर थीटा 2 भी भरना है और थीटा 1 भी भरना है, यानी क्या भर लेंगे, थीटा 1 भर लेंगे। जैसे कार्य के स्थान पर एक बार कार्य भरे थे और एक बार क्या भरते, 0 भरते हैं, तो W माइनस 0 हो गया था। अब इसको करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 हो गया। इस तरह तो हो गया, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें माइनस में कोष्टक खोल दीजिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, PE और माइनस से कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस ये होगा ना, तो इसको पहले ला देंगे, तो कॉस थीटा 1 और इसको बाद ले जाएंगे तो माइनस कॉस थीटा 2 हो जाएगा। इस तरह आप यही हमारा क्या है किया गया कार्य, W बराबर PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। जब वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाता है, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाता है। अब यहीं से क्या होता है, कार्य होता है W के बराबर होता है, तो इस तरह U बराबर भी हम निकाल सकते हैं, U बराबर W होता है ना, U बराबर तो W पता है आपको, तो U बराबर भी क्या हो जाएगा, PE क्या हो जाएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। इस तरह हम इसको भी कार्य को भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो कार्य भी मालूम हो गया और किया गया कार्य मालूम हो गया और ऊर्जा भी मालूम हो गया, स्थिति ऊर्जा मालूम हो गया। इस तरह हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और जहां में लिख दें, जहां में क्या होगा, जहां तो आपको पता ही होगा, जहां क्या है, जहां P तो पता होगा, P क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव P बराबर 2QL, ये इसका सूत्र होता है। इसी से हम मात्रक इसका निकाल देंगे, क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का P का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर। और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या होता है, F/Q0 होता है, Q0 होता है। और थीटा 1 क्या है, थीटा 1 यानी प्रारंभिक कोण है, और थीटा 2 क्या है, बाद वाला कोण है, यानी थीटा 2 कोण है, विस्थापित कोण है, क्या है, यह विस्थापित कोण है, और ये थीटा 1 क्या है, प्रारंभिक कोण है। तो कार्य तो W समझते ही हैं आप, और यहाँ से थीटा 1 तो समझ गए होंगे। तो चलिए इसको जो समझ में नहीं आएगा वो लिख देते हैं। जहाँ P बराबर क्या है, P बराबर क्या है, बल युग्म आघूर्ण नहीं है, क्या है, यह द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत लिख रहे हैं, क्या लिख लेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख लेंगे। इस तरह समझ गए होंगे। विद्युत द्विध्रुव P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, और P का सूत्र क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। ये तो समझ ही गए होंगे, P बराबर क्या होता है, 2QL। ये तो हम चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े हैं, क्या होता है, P बराबर 2QL। और E बराबर क्या होता है, E बराबर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम यहाँ से E का सूत्र भी E बराबर F/Q0, ये चैप्टर नंबर 1 का सभी सूत्र है। अगर चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप चैप्टर नंबर 1 प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं। E बराबर F/Q0 हो जाएगा। इस तरह हम इसका भी सूत्र आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और क्या है, यहाँ पर कार्य W तो पता ही होगा,
W बराबर क्या होता है, कार्य, और इसका मात्रक क्या होता है ना, मात्रक पता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल लिखेंगे। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ये क्या है, कार्य है, का मात्रक क्या होता है, मात्रक जूल होता है। और एक मात्रक यहाँ से बना सकते हैं आप, P का मात्रक क्या होता है, तो P का मात्रक कूलम इंटू मीटर होता है, और विद्युत क्षेत्र F/Q0 का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। तो एक यहाँ से बनाएंगे मात्रक, देखिए कैसे बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मात्रक W का मात्रक जब लिखेंगे तो कार्य का मात्रक लिख रहे हैं, कार्य का SI मात्रक लिख रहे हैं, क्या SI मात्रक, कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा हमें, ये तो एक मात्रक तो पता हो गया, कार्य का क्या एक मात्रक होता है, जूल होता है। यहाँ तक कार्य का मात्रक जूल होता है। और एक यहाँ से सूत्र से निकालेंगे मात्रक, तो क्या हो जाएगा, कार्य का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो लिख लेंगे कार्य का SI मात्रक। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर P का मात्रक क्या होता है, तो W बराबर लिख लेंगे, P का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर, क्या हो जाएगा, कूलम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर। और क्या हो जाएगा यहाँ से, E का मात्रक क्या होता है, E का मात्रक, E बराबर क्या होता है, F/Q0। तो F का मात्रक न्यूटन प्रति, Q0 का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कूलम लिख लेंगे, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। और cos θ1 cos θ2 का मात्रक तो नहीं होता है, तो इस तरह हम इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से कूलम कट जाएगा, अब क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन इंटू मीटर। इस तरह समझ गए, N यानी न्यूटन, M इंटू मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर, कार्य का एक मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, और एक मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यहाँ से ये तो समझ गए होंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। तो चलिए यहाँ तक तो क्या समझ गए आप, आज क्या समझे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इस तरह हम अब आसानी से आज इसको समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट अपने कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो दूसरा शानदार वीडियो आने वाली है वो वीडियो आपके पास जरूर पहुंचे और आप उस वीडियो का लाभ आसानी से उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।